भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब बीएसएनएल। दोस्तों आपने बीएसएनएल का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि एक टाइम पे बीएसएनएल को लगभग 8,940 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ करता था। और ये जो प्रॉफिट था ये नेट प्रॉफिट था, मतलब जितना भी इनकम होती थी उसमें से सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद में जो एक्चुअल का मुनाफा होता है वो इतना होता था। इसके अलावा दोस्तों एक टाइम ऐसा था कि बीएसएनएल के जो यूजर्स थे वो एयरटेल से भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 2021 के अंदर बीएसएनएल ने 7,441 करोड़ का लॉस बुक किया। इसके अलावा आए दिन खबरें आती रहती है कि बीएसएनएल बंद हो चुकी है या फिर बंद होने वाली है। सो दोस्तों ऐसा बीएसएनएल के साथ क्या हुआ कि एक टाइम में इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी आज बंद होने की कगार पे है या फिर बंद होने की खबरें आती रहती है। जानेंगे आज के वीडियो में, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के राइज एंड फॉल की स्टोरी के बारे में। सो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसएनएल की शुरुआत कैसे हुई। तो बीएसएनएल की शुरुआत जानने के लिए हमें चलना होगा ब्रिटिश एरा में। दोस्तों 1850 के अंदर पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी और ये बिछाई गई थी कलकत्ता से लेकर डायमंड हार्बर के बीच में। और उसके बाद में अगले 4 सालों के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर टेलीग्राफ लाइन बिछा दी गई थी। दोस्तों इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट भी करती थी और साथ ही साथ में आम पब्लिक भी करती थी। और मैं आपको बता दूं इन लाइन का इस्तेमाल करके सबसे पहला टेलीग्राफ भेजा गया था मुंबई से पूना की तरफ। और दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि टेलीग्राफ क्या होता है तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राफ को हिंदी में तार कहते हैं। दोस्तों इन टेलीग्राफ लाइन को जो मैनेज करता था उस डिपार्टमेंट का नाम था टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। और मैं आपको बता दूं 1947 में जब हमको आजादी मिली और अंग्रेज यहां से चले गए तो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आ गई थी डॉट के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों 1986 के अंदर भारत सरकार ने दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में टेलीफोन लाइन को बिछाना शुरू किया और इस काम को करने के लिए डॉट के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया एमटीएनएल। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो एमटीएनएल कंपनी थी ये महानगरों को एक दूसरे से टेलीफोन लाइन के जरिए जोड़ा करती थी, इसीलिए इसका नाम था महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। उसके बाद में दोस्तों 1991 में बीएसएनएल की शुरुआत हुई। ये भारत देश को टेलीफोन लाइन के जरिए दूसरे देशों से जोड़ा करती थी, इसीलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया था विदेश संचार निगम लिमिटेड। उस टाइम पे दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई थी, कंपटीशन भी बढ़ने लगा था, इसीलिए भारत सरकार ने इसके इक्विटी शेयर को इश्यू कर दिया था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम में भी बीएसएनएल कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका नाम है टाटा कम्युनिकेशन। सो दोस्तों 1991 में डॉट के अंदर 2 कंपनीज आ गई थी। सबसे पहली थी एमटीएनएल और दूसरी थी वीएसएनएल। दोस्तों एमटीएनएल नेशनल लेवल पे काम करती थी और वीएसएनएल इंटरनेशनल लेवल पे काम करती थी। उसके बाद में 1999 आ गया। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होने लग गए थे और सरकार को भी बार बार पॉलिसीज बनानी पड़ती थी, बार बार पॉलिसीज में चेंज करने पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने डॉट को 2 भागों में बांट दिया। सबसे पहला नाम रखा डॉट और दूसरा था डीटीएस। डॉट का काम था पॉलिसीज बनाने का और डीटीएस का काम था सर्विस प्रोवाइड करने का। उसके बाद में दोस्तों 2000 के अंदर डीटीएस का नाम चेंज करके रख दिया गया बीएसएनएल। सो दोस्तों इस तरीके से बीएसएनएल की शुरुआत हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा बीएसएनएल अपने शुरुआती दौर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि वो लोगों की नीड को पूरा कर रहा था, इसलिए लगातार ग्रो करते जा रहा था। और दोस्तों 2000 के अंदर ही सेल्यूलर रीडर की जो गिनती थी वो 2.8 करोड़ के पार हो चुकी थी। और 2002 तक बीएसएनएल ने अपने यूजर्स को 2G इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। और 2004 के अंदर वो सेकंड ऐसी कंपनी थी जिसके पास एयरटेल के बाद सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर थे। और दोस्तों 2005 में इसने एयरटेल को पछाड़कर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाली कंपनी बन गई। तो दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं कि 2005 तक बीएसएनएल के साथ सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही 2006 आया तो बीएसएनएल के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और स्कैम जुड़ने लगे। अब दोस्तों कौन सी कंट्रोवर्सीज हुई, कौन से स्कैम हुए, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्कैम हुआ था 2006 के अंदर और उस टाइम के जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे उन्होंने ये स्कैम किया था। उनका नाम था दयानिधि मारन। इन्होंने अपने भाई के सन टीवी चैनल को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसएनएल का मिसयूज किया था। उसके बाद में इनके ऊपर सीबीआई की जांच हुई तो उसमें पता चला कि इन्होंने बीएसएनएल के 323 टेलीकॉम कनेक्शंस का मिस यूटिलाइज किया है अपने भाई के सन टीवी चैनल को फायदा पहुंचाने के लिए। अब दोस्तों इन्होंने कैसे मिस यूटिलाइज किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों सन टीवी से 51 लाख कॉल की गई थी इन 323 कनेक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से बीएसएनएल को लगभग 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था। और दोस्तों उनकी जो इमेज थी वो भी मार्केट में डाउन होने लगी थी। तो दोस्तों इस नुकसान की भरपाई करने के लिए और साथ ही साथ में अपने इमेज को क्लीन करने के लिए वो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते थे ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जरिए वो अपने कस्टमर्स को और भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाए। लेकिन दोस्तों दयानिधि मारन का एक केस होने के बाद में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बीएसएनएल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से वो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों जो दूसरी कंपनी थी, मतलब जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो बीएसएनएल से आगे निकल गए और बीएसएनएल लगातार पिछड़ते गया। और दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की थी कि चाइना से कुछ इक्विपमेंट को इंपोर्ट किया जाए, लेकिन उस टाइम फॉरेन की पॉलिसी कुछ इस प्रकार थी कि गवर्नमेंट ने इनको इंपोर्ट करने से मना भी कर दिया था। दूसरा स्कैम 2010 में हुआ था और उसका नाम था 2G घोटाला। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे
बीएसएनएल कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब दोस्तों एग्जैक्टली हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 2007 में दयानिधि मारन को टेलीकॉम मिनिस्ट्री से हटाने के बाद में ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने क्या किया, जो 2G स्पेक्ट्रम था तो 2007 के अंदर वो अलग अलग कंपनीज को अलोकेट करना था और अलोकेशन के लिए उनको नीलामी रखनी थी। तो जिस भी कंपनी को अगर 2G स्पेक्ट्रम खरीदना था उनको नीलामी में पार्ट लेना था और बिडिंग करने के बाद में उनको 2G स्पेक्ट्रम खरीदना था। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर 2G स्पेक्ट्रम बांटा। इनको जो कंपनी सबसे सही लगी उसको इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम दिया, जो सही नहीं लगी उसको 2G स्पेक्ट्रम नहीं दिया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या किया, 2010 के जो रेट थे उसके हिसाब से नहीं, 2001 में जो रेट डिसाइड किए गए थे उसके हिसाब से 2G स्पेक्ट्रम को सेल किया था। इसके अलावा दोस्तों ए राजा के ऊपर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन तो किया ही किया, साथ ही साथ में उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम को सेल करने के लिए षड्यंत्र भी रचा। उनको जो कंपनी सबसे सही लग रही थी उन्हीं को बेचा। तो दोस्तों इससे नुकसान क्या हुआ, अगर वो नीलामी के थ्रू बेचते तो 2G स्पेक्ट्रम कम से कम 176,000 करोड़ रुपए में बिकता, लेकिन उससे कम प्राइस में बेच दिया गया, जिसकी वजह से बीएसएनएल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उसके बाद में दोस्तों ए राजा को 15 महीने की जेल हुई और उसके बाद में उसको जमानत मिल गई। लेकिन दोस्तों बीएसएनएल कंपनी इतना बड़ा नुकसान झेल नहीं पाई और उसके बाद में उनके जो शेयर्स थे वो लगातार मार्केट में गिरने लगे और लगभग 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद में दोस्तों जो लॉस थे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं कौन से साल में कितना लॉस हुआ तो आप खुद समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों 2016 और 2017 के अंदर उनको 4,785 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद में दोस्तों 2018 और 2019 में उनको 14,904 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। और दोस्तों उसके बाद में उनको 2019 और 2020 के अंदर 15,499 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। उसके बाद में दोस्तों इनका जो शेयर प्राइस था मार्केट में लगातार गिरते गया और इनके बंद होने की खबरें भी आने लगी। और दोस्तों आज के टाइम में बीएसएनएल की हालत ऐसी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों बीएसएनएल की फेलियर के पीछे टोटल 4 कारण थे। सबसे पहला कारण था फ्यूचर को नहीं देख पाना। देखिए दोस्तों फ्यूचर वायरलेस नेटवर्क का था, लेकिन ये वायरलाइन नेटवर्क के ऊपर ही अटके हुए थे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नेटवर्क 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है वायरलाइन नेटवर्क जिसके अंदर जमीन के नीचे वायर बिछाई जाती है, और दूसरा होता है वायरलेस नेटवर्क जिसके अंदर टावर लगाए जाते हैं। और दोस्तों जब बीएसएनएल की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे ज्यादातर लोग वायरलाइन नेटवर्क को यूज किया करते थे, वायरलेस नेटवर्क को बहुत ही कम लोग यूज करते थे। और बीएसएनएल वायरलाइन नेटवर्क के अंदर एक्सपर्ट था, उसके जितने भी कॉम्पिटिटर थे उनको उसने पछाड़ के रखा था, कभी भी उसने मार्केट को डोमिनेट नहीं करने दिया। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने लग गए थे, लोग वायरलेस नेटवर्क की तरफ जाने लग गए थे और वायरलाइन नेटवर्क की डिमांड कम होने लगी थी, लेकिन बीएसएनएल इस चीज को समझ नहीं पा रहा था। दोस्तों मैं आपको एक डेटा बताता हूं, इस डेटा को सुनने के बाद में आप खुद समझ जाएंगे। देखिए 2002 के अंदर जो वायरलाइन नेटवर्क थी वो थी 39.9 मिलियन, वहीं दोस्तों वायरलेस नेटवर्क थे 10.8 मिलियन। वहीं दोस्तों अगले 5 साल के अंदर मतलब 2007 के अंदर वायरलाइन नेटवर्क हो गए 38.8 मिलियन और साथ ही साथ में जो वायरलेस नेटवर्क थे वो हो गए थे 286.9 मिलियन। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई थी। और उसके अगले 7 साल के बाद में मतलब दोस्तों 2014 में वायरलाइन नेटवर्क हो गए थे 26.5 मिलियन और वहीं दोस्तों वायरलेस नेटवर्क हो गए थे 966.9 मिलियन। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों बीएसएनएल इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि वायरलाइन नेटवर्क की डिमांड कम होने लगी थी और साथ ही साथ में वायरलेस नेटवर्क की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गई थी। इसी वजह से उसको लॉस उठाना पड़ा। दूसरा कारण है कंपटीशन। देखिए दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर भी आ गए थे और ये जो थे वो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे थे और कस्टमर्स को बहुत सारे ऑफर्स दे रहे थे, तो कस्टमर इनकी तरफ जाने लग गए थे। वहीं दोस्तों बीएमएक्स वाईएमएक्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं कर पाया इसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। और साथ ही साथ में जो टेक्नोलॉजी 2006 में अडॉप्ट हो जानी चाहिए थी वो 2016 में अडॉप्ट हुई, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन में हमेशा पिछड़े हुए रहे। तीसरा कारण स्लो डिसीजन मेकिंग। देखिए दोस्तों बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसके अंदर जब भी कोई नई पॉलिसी आती है या नए आइडिया को इंप्लीमेंट करना होता है तो सबसे पहले होम मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है, और जब वो अप्रूव करते हैं तो उसके बाद में उस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होता है बहुत ही फास्ट होता है, और जब एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो दोस्तों यही कारण है जिसकी वजह से बीएसएनएल को जो भी टेक्नोलॉजी होती थी वो लेट मिलती थी, और साथ ही साथ में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे उनको बहुत ही जल्दी मिल जाती थी, जिसकी वजह से वो मार्केट में हमेशा आगे बने रहते थे। चौथा कारण बैड कस्टमर सर्विस। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उनका जो कस्टमर सर्विस था वो भी उतना अच्छा था नहीं, तो जिससे क्या होता था जो भी यूजर्स थे वो दूसरे नेटवर्क में स्विच होने लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना बीएसएनएल के फेलियर का। सो दोस्तों अगर आपको ये बीएसएनएल की स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को सभी के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई स्टोरी के साथ।